हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी है एक किसान की, अ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रकृति को समर्पित करने की ठान ली थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था किशोर, और इस आदमी का नाम था प्रधान। प्रधान हमेशा किशोर को समझाता था कि हमें अपने प्रकृति की, हमारे पर्यावरण की, हमारी नेचर की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, और हमें किस तरह से छोटे छोटे जो जीव हैं जैसे बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, इन सभी का भी ध्यान रखना है हमें। और ये सोचते हुए प्रधान ने अपने बेटे किशोर को बहुत सारे पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। उसने कहा, बेटा अब हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाएंगे और ये प्लांट्स धीरे धीरे तुम्हारे साथ बड़े हो जाएंगे और तुम देखोगे कि इन प्लांट्स में कितने सारे जीव आकर रहेंगे और वो सब हमें ब्लेसिंग्स देंगे। और इस तरह से बहुत अच्छे संस्कार और अच्छी बातें सिखाते हुए प्रधान ने अपने घर के आंगन में एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ अपने बेटे के हाथ से, किशोर के हाथ से लगवाया। और जैसे जैसे किशोर बड़ा होता चला गया वैसे वैसे ये पेड़ भी बड़ा हो रहा था। और जब किशोर अपनी किशोरावस्था में था तो ये पेड़ भी एक अपनी किशोरावस्था में था। जब किशोर अपनी युवावस्था में आया तो ये पेड़ भी अपनी युवावस्था में था। युवावस्था में यानी कि एक मजबूत पेड़ बन चुका था जिसकी बहुत सारी शाखाएं थीं और इस पे बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े फूल, जिसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स होते थे, रेड कलर के बड़े बड़े फूल उगते थे। और ढेर सारी बर्ड्स आके इस पे अपने घोंसले बनाती थीं। इस पे स्नेल्स रहते थे, स्क्विरल्स रहती थी, स्पाइडर्स रहते थे, क्योंकि इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे थे। फ्लावर्स के बाद फ्रूटिंग होती थी और फ्रूटिंग भी बहुत ही गज़ब की होती थी। और जब किशोर धीरे धीरे यंग हुआ, युवा हुआ, तो उसके पिता की डेथ हो गई। अब आंगन में इस पेड़ पर तरह तरह के जीव रहते थे और सब बहुत खुश थे। किशोर की एक प्यारी सी बेटी थी, लता, जो क्लास फर्स्ट में थी। अ, इस पेड़ की ब्रांचेस पे बहुत सारी बर्ड्स ने अपने नेस्ट बना लिए थे और इन्हीं पेड़ की ब्रांच पर एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला था। एक कपल था स्पैरो का, ममा कपल, पापा कपल, और इनके 3 बेबीज थे। इन्होंने एग्स दिए थे और इन्होंने अपना घोंसला इसी पेड़ पर बनाया था। और इस पेड़ पर बनाने के पीछे एक वजह ये भी थी कि यहाँ के बड़े बड़े फूलों में से जो पॉलन ग्रेन मिलता था वो ये खाना बहुत पसंद करते थे और ये एक फूड था इनके लिए, एक टॉनिक की तरह था। इसे सक करना इन्हें बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। और यहाँ घोंसला बनाते बनाते वो किशोर के भी फ्रेंड्स बन गए और सबसे ज़्यादा फ्रेंड बन गए वो किशोर की छोटी बेटी लता के। लता इस स्पैरो के फैमिली और छोटे छोटे बेबीज़ को बहुत प्यार करती थी। बेबीज़ तो नहीं थे, अभी 3 एग्स थे जिसमें से बेबीज़ बस निकलने ही वाले थे। और एक दिन लता का ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और छोटे छोटे बेबीज़ अंडे को तोड़कर बाहर आ गए। लता बहुत ही खुश थी। इसी दरमियान एक बहुत ही अजीब और बुरी बात हुई। वो ये कि एक आदमी आया और वो जब किशोर के घर पे आया था, कोई गेस्ट था या कोई बिजनेस पार्टनर था, जो भी था, वो जब घर आया तो उसने इस बहुत बड़े विशाल पेड़ को आंगन में देखा और उसने कहा, तुम्हें किशोर पता नहीं है, ये तो बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी का पेड़ है और तुम मुझे ये पेड़ बेच दो, इसकी लकड़ियाँ बेच दो, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। अब किशोर सोचने लग गया कि ये पेड़ मेरे पापा ने मुझसे लगवाया था और कहा था कि इस पेड़ पर ढेर सारी बर्ड्स आएंगी, स्क्विरल्स आएंगी, तो तुम इस पेड़ की देखभाल करना। अगर मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा तो फिर मेरे पापा की जो अंतिम इच्छा थी उसका भी सम्मान नहीं होगा। ये सोचते हुए किशोर ने मना कर दिया कि मैं इस पेड़ को सेल आउट नहीं करूँगा। लेकिन ये पेड़ इतना अद्भुत था और इतनी इसकी जो जड़ी बूटियाँ थी, जो फूल थे जिसमें जो नेक्टर था, वो इतना अद्भुत था कि उस आदमी ने पहले 2 लाख और फिर 4 लाख, 5 लाख और करते करते इस पेड़ की कीमत 7 लाख तक पहुंच गई। और 7 लाख तक जब इसकी कीमत पहुंची तो अब किशोर का मन भी डोलने लगा। उसके मन में लालच आ गया कि 7 लाख की कीमत मिल रही है तो बेच ही देता हूँ, इस पेड़ को कटवा देता हूँ।
और फिर एक दिन इसी पेड़ के नीचे चारपाई डाल के वो दोनों बात कर रहे थे, और उस आदमी ने 7 लाख की कीमत देने का वायदा किया, और किशोर ने कहा ठीक है, कल तुम अपने आदमियों को भेज देना, मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा, इसकी सब डालियाँ छटवा कर तुम्हें, और पूरे पेड़ का तना अब तुम्हारा है, इसकी एक एक पत्ती तुम्हारी है। ये बात इस पेड़ पर रहने वाली स्पैरो ने सुन ली, जिसके बेबीज अभी अभी एग से बाहर आए थे। जब वो आदमी चला गया तो वो स्पैरो आई। उस वक्त लता भी आंगन में खेल रही थी। तो स्पैरो ने कहा कि मेरी फ्रेंड किशोर, हम तो अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे पापा ने कितने प्यार से इसीलिए ये पेड़ लगाया था कि इसमें पशु पक्षी सब अच्छे से रहें, और तुम अब पैसों के लालच में से बेच रहे हो। ऐसा मत करो किशोर, अभी अभी मेरे बेबीज़ एग से बाहर आए हैं, और हमारी फैमिली अभी अभी पूरी हुई है, मेरे बच्चों के अभी तक विंग्स भी नहीं निकले हैं, वो उड़ भी नहीं पाएंगे। प्लीज़ इस पेड़ को मत बेचो, और उन और भी बर्ड्स के बारे में, उनके बेबीज़ के बारे में सोचो, उन स्नेल्स के बारे में सोचो, उन स्क्विरल्स के बारे में सोचो जो सब इस पेड़ पर रहती हैं। इस पेड़ पर उगने वाले फल और फूल ही उनका फूड है। उस बी हाइव के बारे में सोचो, कितनी सारी बी हाइव उसमें रहती हैं। लेकिन किशोर ने एक नहीं सुनी। उसके तो आंखों पर पैसे का पर्दा पड़ चुका था, वो लालची हो चुका था, और उसने एक बात नहीं सुनी। लता ने जब ये बात सुनी तो लता ने अपनी माँ से बहुत कहा कि माँ, इस पर छोटे छोटे बेबीज़ हैं, वो बेबीज़ मर जाएंगे। स्पैरो भी बार बार बोल रहे थे कि मेरे बेबीज़ मर जाएंगे अगर तुम इसकी डालियाँ कटवा दोगे, पर किशोर ने एक बात नहीं सुनी। दूसरे दिन कुछ लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर आए और उस पेड़ को काटने लगे। जैसे ही वो पेड़ गिरा और उसकी डालियाँ गिरी, तो इस स्पैरो का घोंसला भी तितर बितर हो गया, और वो छोटे छोटे बेबीज़ थे वो भी अपने जान से हाथ धो बैठे, यानी मारे गए। और ये देखकर स्पैरो बहुत दुखी हुई, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। जब स्पैरो को इतना दुखी देखा तो लता स्पैरो को अपने साथ ले आई और बोलने लगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे पापा की इस करनी के लिए। प्लीज़ तुम मेरे पापा से गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, तुम्हारे लिए रोज़ यहाँ पे दाना रखूँगी, रोज़ यहाँ पानी रखूँगी। लाख कोशिश और जतन करने पर भी लता और उसकी माँ किशोर को नहीं समझा पाए, और फाइनली इस स्पैरो का जो घोंसला था वो भी टूट गया, और तीनों बच्चे भी मारे गए। तो अब जो लता थी वो रोज़ स्पैरो के लिए दाना रख देती थी, पानी रख देती थी, लेकिन स्पैरो का मन अब यहाँ से ऊब गया था। अपने बच्चों के मारे जाने के दुख में वो कभी कभार बस लता से मिलने आ जाती थी, क्योंकि लता बहुत प्यार करती थी स्पैरो से। स्पैरो को पता था कि अगर मैं लता से मिलने नहीं गई तो लता को बहुत बुरा लगेगा, और उसे ये भी लगेगा कि मैंने उसे माफ़ नहीं किया, उसके पापा को माफ़ नहीं किया। इसलिए कभी कभी स्पैरो लता के पास आ जाती थी, और लता बड़े प्यार से जो उसके लिए दाने और पानी रखती थी उसे चुगती थी और पानी पीती थी। एक दिन की बात है कि जब स्पैरो आकर दाना चुग रही थी और पानी पी रही थी विंडो सिल पर बैठकर, तब उसने देखा कि वैद्य जी आए हुए हैं, और किशोर जो है वो पलंग पर लेटा हुआ है। वैद्य जी ने कहा कि किशोर, तुम्हें धीरे धीरे बुखार बढ़ता जा रहा है, और तुम्हें तो महीन बुखार हो गया है, और अगर ये जल्दी नहीं टूटा तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। और स्पैरो ने जब बात पूछी तो लता ने कहा कि न जाने पापा को क्या हो गया है, वो अब हमेशा सुस्त रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रही, और बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सरे, सब कुछ हुआ, लेकिन किशोर को किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिला। न वैद्य की दवाई से, न किसी भी चीज़ से उसे आराम नहीं मिला। अब स्पैरो को भी चिंता होने लगी कि किशोर को ये क्या बीमारी लग गई है। धीरे धीरे किशोर की हड्डियां निकल आई, वो एकदम दुबला हो गया था, हड्डियों के ढांचे की तरह। उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे बन गए थे। वो दिन भर खांसता रहता था, ना कुछ खाता था ना पीता था, ऐसे लगता था जैसे कि अब बिल्कुल मरने ही वाला है। तब एक बहुत ही बड़े वैद्य जी उस गांव में जब आए किसी काम से, तो उस वैद्य जी को बुलाया गया, और वैद्य जी ने कहा कि इस आंगन में मैं इस घर पे तो पहले भी आ चुका हूँ। किशोर, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब किशोर को उसने देखा तो उसने कहा कि अरे, तुम्हें तो बहुत ही पुराना महीन ज्वर है, और अब इस महीन ज्वर को ठीक करने का बस यही इलाज है कि तुम्हें, जो तुम्हारे आंगन में पेड़ था, अरे वो पेड़ कहाँ गया। बड़े विस्मय बोधक चिन्ह भाव के साथ उन्होंने कहा कि वो पेड़ कहाँ गया जो तुम्हारे आंगन में था। वो तो अमोघ जड़ी बूटी थी, और उस जड़ी बूटी का जो पॉलन ग्रेन था, जो पॉलन उसके थे, वही तुम्हारे ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई दवाई अब तुम्हें नहीं बचा सकती। लेकिन वो पेड़ तो अब कटवा चुका था किशोर। किशोर के पास वो पेड़ ही नहीं था, वो कहाँ से वो पॉलन लाए। उस गांव में
जितने भी पेड़ उसके पापा ने इस उसके लगाए थे, सभी लोगों ने पैसे के लालच में आकर उन पेड़ों को बेच दिया था। और अब इसमें इस गांव में एक भी इस अमूल्य जड़ी बूटी का पेड़ नहीं रहा था। और वैद्य ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसके पैलन हमें चाहिए होंगे, क्योंकि इसी पॉलन से इसकी जान बच पाएगी। तब स्पैरो ने जब ये बात सुनी तो स्पैरो ने कहा, किशोर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पॉलन ढूंढ कर लाऊंगी। अब उस वो स्पैरो पूरे दिन गांव में घूमती रही, और लेकिन उसे कहीं भी इसका पेड़ नज़र नहीं आया। और फिर उस दिन वो बड़ी ही डिसहार्टन होकर वापस लौटी, और उसने बताया कि स्पैरो ने आकर किशोर से कहा कि तुम बिल्कुल परेशान न होना, कल मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए नेक्टर ढूंढ कर लाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और स्पैरो सुबह से निकलकर दूसरे जंगल जो काफ़ी दूर था, वहाँ जाकर इस अमूल्य फूल का नेक्टर ढूंढने लग गई। और वहाँ बड़ी दूर उसे एक पेड़ नज़र आया जिस पर इसी तरह के फूल उगे हुए थे, और वहाँ से थोड़े से नेक्टर को अपने चोंच में भरकर वो वापस लौट कर आई, और आकर उसने उस नेक्टर को वैद्य जी को दिया। फिर वो वापस उतनी दूर दौड़ कर जाती थी, उड़ कर जाती थी, फिर थोड़ा सा नेक्टर लाकर वो वैद्य जी को देती थी, और धीरे धीरे इस नेक्टर को पानी में घोलकर पिलाना शुरू किया गया। और इस तरह से नेक्टर पीने से धीरे धीरे किशोर की हालत सुधरने लगी। किशोर मन ही मन पश्चाताप और अपने आप को दोषी मानने की अग्नि में जल रहा था। उसे इतना दुख हो रहा था कि जिस स्पैरो के इतने रिक्वेस्ट करने पर मैंने उसके परिवार को नष्ट कर दिया, आज वही स्पैरो मेरे लिए जंगल जंगल घूमकर अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा थोड़ा नेक्टर लेकर बार बार जाकर इतनी मेहनत करके मेरी जान बचाने के लिए काम कर रही है। किशोर को इस बात से बहुत दुख हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप भी हुआ। धीरे धीरे इस नेक्टर के को पानी में घोल कर पीने से किशोर की तबीयत ठीक हो रही थी, उसकी कोई ताकत लौट कर आ रही थी, अब उसे भूख भी लगने लग गई थी, उसके शरीर में ताकत आने लग गई थी। और जब किशोर बिल्कुल ठीक हुआ तो उसने बहुत एहसान माना वैद्य जी का, और बहुत एहसान माना स्पैरो का, और बहुत पश्चाताप के आंसू अपनी आंखों में लाकर उसने कहा कि मैंने तुम्हारे परिवार को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े, थोड़े से पैसों के लालच में मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दिया, तुम्हारे छोटे छोटे बेबीज़ मारे गए, और तुम इतने बड़े दिल की हो, इतनी छोटी बर्ड हो के भी, कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तुम महान हो, तुम भगवान हो। मुझे याद आती है अपने पापा की बातें, कि वो हमेशा कहते थे कि नेचर की हर चीज़ भगवान के समान है, इसकी देखभाल करो, इन पे दया रखो, इनको नर्चर करो, इनके साथ प्रेम करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। किशोर महसूस कर रहा था कि पेड़ को काटने पर जितने जीवों को उसने बेघर कर दिया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था, शायद उसी चीज़ का वही चीज़ उसकी लाइफ में इस तरह लौट कर आई कि उसे एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो 7 लाख रुपए भी खर्च हो गए, उससे ज़्यादा ही खर्च हो गए, और अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। किशोर को अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन मिल चुका था, और उसने अब डिसाइड कर लिया कि जिस तरह से उसके पापा ने तरह तरह के प्लांट्स को लगाकर गांव में हरियाली फैलाई थी, और संकल्प लिया था कि वो सभी जीव जंतुओं, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, सबके लिए ढेर सारे फूलों और फलों के पेड़ लगाएंगे। अब किशोर भी वही करेगा, और लता इतनी खुश थी क्योंकि लता को भी किशोर अपने साथ ले जाने का प्रॉमिस कर चुका था। और बिल्कुल ठीक होने के बाद किशोर ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के लिए समर्पित कर दी। उसने पूरे गांव में इस अमोघ जड़ी बूटी के पेड़ लगाए, इसके अलावा और भी तरह तरह के पेड़ लगाए, पूरा गांव हरियाली से लहला उठा। और किशोर को लगा कि इस हरियाली में उसके पापा फिर से जीवित हो गए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा लेसन किशोर को दिया था। उस लेसन के मीनिंग किशोर ने इस लंबी बीमारी के बाद समझे थे। तो उस दिन के बाद इनकी पूरी फैमिली नेचर की, छोटे छोटे नेचर के जो भी क्रिएचर्स हैं, उन सब की केयर करने लग गई, और मिलकर ये एक फैमिली की तरह रहने लग गए, खुशी खुशी रहने लग गए। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।